जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो ये संपादकीय है, ये बिल्कुल एक नई खोज के ऊपर आधारित है। यह खोज हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही, अप्रैल में। इसमें ये है आपका कि अपने क्रस्ट के नीचे, अपने जो भू पर पेटी हुई होती है ना, भू पर पटी जो क्रस्ट होती है अपनी अर्थ की, उसके नीचे जो आपका मेंटल होता है, उस मेंटल में ये देखा गया है कि आपको जल के बहुत बड़े रिजर्व मिले हुए हैं, रिजर्वायर मिले हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पे जल मिला हुआ है मेंटल के अंदर में। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो आप समुद्र देखते हैं, उस समुद्र से भी 3 गुना ज़्यादा पानी आपको यहाँ पर मेंटल में देखने को मिलेगा। तो ये भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड बड़ा ही अच्छा एक खोज हुआ है। अभी भी इस पे शोध और कार्य चल रहे हैं और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। तो उसी के ऊपर ये संपादकीय लिखा गया है। इसमें हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट भी जानने को मिलेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि इससे हमें आगे भविष्य में किस तरीके के फ़ायदे मिल सकते हैं। क्या हमारे जल के संकट को दूर करने के लिए यहाँ से कुछ पानी या की व्यवस्था ली जा सकती है, या फिर हमें कम से कम ये बताया जा सकता है कि भविष्य में भूकंप कब आ सकता है। अगर हम ये भी प्रिडिक्ट करने लग जाएं, पहले से अगर हम ये पता कर सकें कि भविष्य में भूकंप कब आ सकता है, कितनी तीव्रता की आ सकती है, अगर हमें वो नहीं भी पता चल पाता है, कब आ सकता है ये भी पता चल सकता है, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर एक बड़ा अच्छा संपादकीय है। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने फैक्ट के साथ चीज़ें शुरू की हैं जो आपके प्री में आने का पूरा पूरा चांस है। इसमें लिखा है कि अब एक नया तथ्य सामने आया है। क्या है कि पृथ्वी के अंदर सतह से 700 किलोमीटर नीचे, तो 700 किलोमीटर नीचे का मतलब हो गया कि अपर हिस्सा, जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। वहाँ पर एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। यह महासागर रिंगू, ये देखिए, रिंगवुडाइट, रिंगवुडाइट, ये आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? रिंगवुडाइट। ठीक है, इस महासागर का नाम रखा गया है। अब यह महासागर रिंगवुडाइट नामक खनिज में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है आपका अपर मेंटल में, कि जो मिनरल है, खनिज है, वो आपका पत्थर बना हुआ है रिंगवुडाइट मिनरल से। और वहीं पर आपको ये आपका इतनी ज़्यादा तापमान है, तो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में पानी आपको वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। फिर भी वो इतने बड़ी आबादी में है, इतनी बड़ी संख्या में है, कि वो आपका महासागर जो अभी आप देख रहे हैं, ओशियंस को देख रहे हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा है, जो पृथ्वी की ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, रिंगवुडाइट ये जो मिनरल है, खनिज है, ये आपका ऊपरी मेंटल में पाया जाता है, अपर मेंटल में। मेंटल पृथ्वी की सतह के, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये मेंटल पृथ्वी की सतह के नीचे 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, क्योंकि उसके बाद फिर कोर शुरू हो जाता है। कोर का ऊपरी हिस्सा आउटर कोर, और फिर निचले हिस्सा इनर कोर। रिंगवुडाइट की क्रिस्टल संरचना में हाइड्रोक्साइड के आयंस आपको मिलेंगे। यह स्पंज की तरह होता है। ठीक है, स्पंज की तरह होने की वजह से ये अपने अंदर पानी को सोखने की क्षमता रखता है। रिंगवुडाइट एक अत्यंत घना खनिज है, बहुत ही हायर डेंसिटी वाला डेंस ये मिनरल है, जो पृथ्वी की गहरे भागों में उच्च दबाव, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बनता है। ठीक है, ये एक अलग तरह का मिनरल डेवलप हो जाता है इतने ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो ये वाला जो अभी तक हम लोगों ने पार्ट देखा, हिस्सा देखा, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है। प्रसिद्ध भूविज्ञानी स्टीव जैकबसेन ने यह रोमांचक खोज की है। तो स्टीव जैकबसेन का नाम अब कई जगह पे न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो इनका नाम बस केवल ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है आजकल जिस हिसाब से पेपर को टफ बनाया जा रहा है, एक स्टेटमेंट इनके नाम पर भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक कई दशक से गहरे पानी की तलाश कर रहे हैं। यह खोज उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह खोज अमेरिका में 2000 साल से भी अधिक, 2000 से अधिक भूकंप मापी संयंत्रों, ये जो भूकंप मापी संयंत्र है, मतलब ये आपका अर्थक्वेक को नापने के लिए जो आपकी सेस्मोमीटर होता है ना, वही भूकंप मापी संयंत्र है। ठीक है, तो सेस्मोमीटर्स की मदद से की गई है, क्योंकि उतनी नीचे ड्रिलिंग आप कर नहीं सकते हैं। तो जो भी भूकंप के तरंग हमें मिल रहे हैं, उसको सेस्मोमीटर से हम मेज़र कर रहे हैं, और उसी को मापने के बाद फिर हम इस निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि वहाँ पर पानी हो सकता है कि नहीं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी पृथ्वी के अंदर ही बना है। यह ज्वालामुखी विस्फोटों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से सतह पर आपके सरफेस तक आता है। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के जल चक्र जो वाटर साइकिल है अपने अर्थ का, उसको समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। इससे यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और पृथ्वी की प्लेटें कैसे गति करती हैं और भूकंप कैसे आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट खोज इसीलिए की जा रही है, और ये खोज इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि भूकंप किस तरीके से आ रहा है और कब आ सकता है। हालांकि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है और वैज्ञानिकों को अभी बहुत शोध करने की आवश्यकता है। आगे क्या है? यह संभव है कि यह महासागर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का एक स्रोत हो और यह हमें अन्य ग्रहों पर भी जीवन की खोज में मदद कर सकता है। इसका एक ये भी यूज़ है, वैज्ञानिकों को भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके ही इस महासागर का अध्ययन करना होगा, और यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस महासागर में पानी किस रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों को यह भी पता लगाना होगा कि यह महासागर पृथ्वी के अन्य भागों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी सवाल काफ़ी हैं, जवाब धीरे धीरे ढूंढा जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट है फैक्ट के लिए। यहाँ पर लिखा है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी लगभग 460 करोड़ साल पहले, यानी कि 4.6 अरब साल पहले आया था। पृथ्वी की सतह का लगभग 71%, 3/4 के आसपास जो हिस्सा है पृथ्वी का, वो पानी से ढका हुआ है। अधिकतर पानी खारा है, सॉल्टी है, जो पीने या फिर खेती के योग्य नहीं है। पृथ्वी का केवल 3% पानी ही ताज़ा है। तो जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, वो सिर्फ कुल पानी जो हमारे धरती पर मौजूद है सरफेस पे, सतह पे, उसका 3% ही पानी आपका ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, जो पीने या फिर खेती करने के लिए उपयोगी है। तो पृथ्वी की सतह पर पानी की उत्पत्ति को लेकर भी कई सिद्धांत हैं, उनके ऊपर चर्चा की गई है। इसमें एक सिद्धांत बताया गया है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जो बताता है कि पृथ्वी की सतह लगातार गतिमान है। ठीक है, पृथ्वी की जो सरफेस है वो मूव करती रहती है और आपस में टकराती रहती है। इस गति के कारण पृथ्वी के मेंटल में जो मौजूद पानी है वो क्रस्ट में पड़े दरारों के माध्यम से सतह पर आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये अपने प्लेट्स हैं ढेर सारे, कुछ इस तरह से, और आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इस तरीके से ज्योग्राफी में आप पढ़ते रहते हैं। तो अगर ये आपस में टकरा रही हैं तो इनमें दरार आती है। ठीक है, जब दरार आती है तो यहाँ पर तो नीचे आपका मेंटल है, 29 किलोमीटर 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। तो यहाँ पर जब भी मेंटल को, यहाँ पर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे है, तो जहाँ भी आपके ऊपर के क्रस्ट में दरार आती है तो उस दरार से इनको मौका मिल जाता है ऊपर तक, सतह तक आने का, और वही आपको भूकंप के रूप में ऐसे भूकंप नहीं, ये ज्वालामुखी के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो उसी की बात हो रही है कि इस मेंटल में जो जल जमा है वो कहीं ना कहीं क्रस्ट के आपस में टकराने की वजह से जो दरारें पड़ी हुई हैं, उन दरारों के माध्यम से वो जल, मेंटल में पड़ा हुआ वो जल बाहर आ जाता है सतह पे। ज्वालामुखी सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से पृथ्वी के मेंटल से पानी, ये जो पानी है ये सतह पर आ सकता है। ठीक है, एक है कि ये सतह पर इस तरीके से भी आ सकता है। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों में भी जल वाष्प होता है। तो जो भी ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें आप गैसेस तो देखते ही हैं, साथ में उसमें जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर भी होता है। जब वाटर वेपर आपके ज़रूरत से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर वो बादल बनते हैं और भारी बारिश कराते हैं। इसलिए कई जगह पर आप देखेंगे कि जब बहुत ही विस्फोटक तरीके से ज्वालामुखी निकलते हैं तो वहाँ पर बारिश भी थोड़ी थोड़ी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो उनके गैस में वाटर वेपर होता है, जल वाष्प होता है, वो इकट्ठे होने की वजह से बादल का रूप लेता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन या बादल बनने के बाद फिर वो बारिश का रूप ले लेता है प्रिसिपिटेशन के रूप में। तो देखिए यही लिखा है कि ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प भी शामिल होता है जो बाद में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है। आगे लिखा है, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि क्षुद्र ग्रहों जो एस्टेरॉयड है और धूमकेतुओं यानी कि जो कॉमेट्स हैं,
इनके पृथ्वी से टकराने के बाद उसके प्रभाव से पानी उत्पन्न हुआ होगा। अभी तक हम यही जान रहे हैं। जब भी आप कभी पढ़ेंगे, वीडियो देखिएगा, डिस्कवरी चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो हमारे धरती पर आया, तो उसमें वो दिखाएंगे आपको कि कैसे बाहर से धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स आके धरती से टकराते हैं और सतह पर कैसे धीरे धीरे करके पानी जमा होता चला जाता है। एक और सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी पर पानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बना हुआ है, तो मतलब केमिकल प्रोसेसेस के ही मदद से पानी यहाँ पर बना होगा। कैसे? क्योंकि पृथ्वी के जो शुरुआती वायुमंडल था, जब पृथ्वी बिल्कुल बना था और उस समय आपके जो वायुमंडल था, एटमॉस्फेयर था, उसमें हाइड्रोजन मौजूद था और ऑक्सीजन मौजूद था। और हमें पता है कि पानी H2O है। तो जब हमारे पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल प्रोसेस होगा। केमिकल प्रोसेस क्यों होगा? क्योंकि वो जो बदलाव हुआ इस प्रतिक्रिया के बाद, उसके बाद वो वापस अपने उसी स्वरूप में वापस नहीं आ सकता, इसलिए केमिकल प्रोसेस है। अगर आप उसको अलग अलग अपने वास्तविक स्वरूप में कर देते हैं, ले आ देते हैं, तो फिजिकल होता, केमिकल नहीं होता, तो रासायनिक प्रोसेस नहीं होता। तो पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मौजूद थे और इन्हीं प्रतिक्रिया से पानी का निर्माण हुआ। अब भी इस विषय पर शोध जारी है और कंफर्मेशन नहीं है 100%, इसलिए पता लगाया जाना है कि किस सिद्धांत ने सबसे बड़ा योगदान दिया है जल को हमारे पृथ्वी के सतह पर पहुंचाने का। अब देखिए, जैकबसन जी का दोबारा नाम आ गया। तो ये साइंटिस्ट जैकबसन के अनुसार पृथ्वी की सतह के नीचे मिले महासागर के पानी का पृथ्वी के अंदर रहना ही ठीक है। ये कह रहे हैं कि देखिए, पानी तो हमें मिल गया है, जल के संकट से हम जूझ रहे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग ये मनोकामना करने लग जाइए कि हमारे मैग्मा में जो पानी मौजूद है वो धरती पर आ जाए। क्योंकि ज़रा सोचिए कि समुद्र से जितने हमारे महासागर और समुद्र हैं इस समय धरती पर, उनसे 3 गुना ज़्यादा पानी अगर मेंटल में मौजूद है और वो आ गया वापस सतह पर, तो फिर आपको क्या लगता है, ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा क्या कुछ और देखने को मिल जाएगा? इसीलिए वो डर के कह रहे हैं ऐसी बात। तो इनका कहना है कि अगर इतना पानी धरती पर आ गया तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और पहाड़ों की चोटियों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब दुनिया के वैज्ञानिक भूकंपीय डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे पानी की समझ को और मजबूत और बेहतर किया जा सके। इस खोज के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि शायद समय के साथ पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर से ही समुद्र बाहर निकले होंगे। तो अब नई थ्योरी हमें ये समझ में आ रही है कि हो सकता है जो अभी तक हम ये समझ बैठे हों कि धूमकेतु के टकराने की वजह से या क्षुद्र ग्रहों के टकराने की वजह से हमारे पृथ्वी की सतह पर पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब वो महासागर का रूप ले रहा है। हो सकता है कि पानी पहले हमारे धरती के मैग्मा में रहा हो और वहाँ से जो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और दरारें बन रही हैं, उन दरारों के माध्यम से होते हुए वो सतह पर आया हो। ठीक है, क्योंकि एक तो हम लोग ने वायुमंडल में भी जो पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शुरू में मौजूद थे वायुमंडल में धरती के, तो वहाँ से भी पानी बन सकता है। लेकिन ये नई थ्योरी आ गई कि यहाँ से ही हो सकता है पानी आया हो, बाहर से आया ही ना हो। इस खोज के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि शायद समय के साथ साथ पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर से समुद्र बाहर निकले होंगे। अब देखिए आगे क्या है। निचले मेंटल, यानी कि अब हम लोअर मेंटल पे जा रहे हैं, अपर मेंटल की बात कर चुके हैं अभी तक। निचले मेंटल के शीर्ष पर निर्जलीकरण और पिघलना एक जटिल प्रक्रिया है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रोसेस को आप ना समझिएगा बहुत ज़्यादा, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में इतना आता नहीं है, इतना उपयोगी नहीं है। तो बस आप इसको देख लीजिए कि निर्जलीकरण और पिघलना एक जटिल प्रक्रिया है, तो बस इतना भी आप ध्यान रख लें तो बहुत है। अब यह प्रक्रिया जो है वो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी घटनाओं को प्रभावित करती हैं। दरअसल पिघला हुआ मैग्मा कम घनत्व वाला होता है और ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि अब उसका घनत्व जब कम हो जाएगा, जो कम डेंसिटी वाली चीज़ होगी वो अपने आप ऊपर उठेगी, ज़्यादा डेंसिटी और ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ नीचे बैठेगी। वो ऊपर की ओर उठता है जिसमें मेंटल में संवहन धाराएं बहने लगती हैं। संवहन धाराएं मतलब कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट आपने रोज़ की ज़िंदगी में भी देखा होगा। जब आप चाय बनाने जाते हैं, पानी खौलाना शुरू करते हैं, तो आपको दिखने लगेगा कि जो पानी जब आप नीचे से गर्म करना शुरू करते हैं प्लेट में, जैसे मान लीजिए आपका पतीला है, यहाँ पानी है, तो कन्वेक्शन करंट ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर आपने दिया, आग लगाया, ठीक है, गैस चूल्हे पे, तो यहाँ के जो पानी की बूंदें हैं ना, जो कि उस
बर्तन में गैस के चूल्हे की गर्मी के सीधे सीधे कांटेक्ट में आएंगे, तो वो एनर्जी वहाँ से पाते हैं। जब एनर्जी पाते हैं तो वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं। इसी तरीके से हवा में भी होती हैं चीज़ें, और वो ऊपर आपको ऐसे बूंदे बूंदे बड़े अजीब से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके ये जो पानी का मूवमेंट आप देख रहे हैं, फ्लो देख रहे हैं, ये कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन करंट है, यानी कि ये संवहन धाराएं होती हैं। अब ये जो धरती के नीचे संवहन धाराएं हैं, ये कैसे हो रही हैं? मेंटल हल्का हो जाता है, मेंटल हल्का हुआ, ऊपर उठा। ये धाराएं प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाने में मदद करती हैं। पिघला हुआ मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोटों का स्रोत भी होता है। मैग्मा के पिघलने से चट्टान कमजोर हो सकती है, जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन ये लिखी है कि यह ज्ञान हमें भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे बचाव के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में मदद कर सकता है। तो अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि यह खोज पृथ्वी के जलवायु को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी। ठीक है। दरअसल गहरे पानी में आपका मौजूद खनिज और रसायन हमें पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह जानकारी हमें भविष्य में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कैसे प्रभावी तरीके से निपटा जाए, कैसे प्रभावी तरीके से और बेहतर ढंग से समझा जाए, और उसकी भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। गहरे पानी में जो खनिज और ऊर्जा है, उसमें नए स्रोत हो सकते हैं। इन संसाधनों की खोज हमें ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। गहरे पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवी हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह खोज निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इसमें मानव जातियों के लिए काफ़ी संभावनाएं और लाभ छिपी हुई है। तो ये आज का एक बेहतरीन ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो खोज हुई है उसके ऊपर। थोड़ा साइंटिफिक है लेकिन अच्छा लगा। आप लोग एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में जाके, कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आता है, और वो प्लेट कैसे मूव करते हैं। ये सब चीज़ें दोबारा से रिवाइज करके एक बार इस आर्टिकल को पढ़िएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।